आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया इस महीने हमारी विशेष सहायता अवश्य करें, क्योंकि इस महीने पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने भारत के राष्ट्रवादी सोशल मीडिया को टारगेट कर रखा है और हमारी रीच को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। इसलिए हमारा टारगेट है इस महीने का 5 लाख का। तो आप लोग कृपया ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके हमारी आप आर्थिक मदद अवश्य करें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देवदत्त माझी जी से, और हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। इस समय तो बिल्कुल जिसको हम कह रहे हैं कि 5 चरण पूरे हो चुके हैं, और जो अगले जो चरण हैं उसी में सारा निर्णय होना है कि पश्चिम बंगाल किस ओर जाएगा। तो हम देवदत्त माझी जी से बात करेंगे इसके बारे में। तो मैं स्वागत कर रहा हूँ देवदत्त जी का जयपुर डायलॉग्स पर। आज आपका स्वागत है देवदत्त जी। नमस्कार जी। जय श्री राम। जय श्री राम देवदत्त जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी-अभी हम सुन रहे हैं कि जो एक कुछ प्रमुख संतों के संगठन हैं, जैसे कि रामकृष्ण मिशन है, इस्कॉन है, भारत सेवाश्रम संघ है, तो इसके विरुद्ध आपकी पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बड़ी गंभीर बातें, क्या उनको एक प्रकार से एक उनके ऊपर आरोप लगाया है, और उसके बाद उनके ऊपर हमले भी हुए हैं। तो इसके पीछे क्या है, इसका क्या बैकग्राउंड है? ऐसा है, पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को और आपको नमस्कार। और जयपुर डायलॉग्स में हमको इनवाइट करने के लिए भी आपको धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी अपने स्पीच में, इलेक्शन रैली में, भारत सेवाश्रम संघ के एक वरिष्ठ संत कार्तिक महाराज उनका नाम है, और प्रदीप्तानंद जी भी उन्हीं का नाम है। तो उनके बारे में उन्होंने ऐसे बात कहा कि साधारण जो सनातनी है वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि कार्तिक महाराज डायरेक्ट बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। और तृणमूल के जो बूथ एजेंट है, इलेक्शन के समय जो बूथ एजेंट बैठता है, उन्होंने ऐसा आदेश दिया है कि तृणमूल के लिए बूथ एजेंट ना बैठे, जिसके वजह से मुर्शिदाबाद में कुछ पोलिंग बूथ में बूथ एजेंट नहीं बैठा। और वहाँ पर जो रामनवमी का जो शोभा यात्रा हुआ था और वहाँ पर कुछ हादसा हुआ था, तो उनके लिए भी ममता बनर्जी ने कार्तिक महाराज को जिम्मेदार ठहराया। तो ऐसा है कि ये संत समाज जो है, ये हम लोग का मार्गदर्शन करते हैं। सनातनियों का जो डेली रूटीन ऑफ लाइफ है, उसमें भी उनका बड़ा हाथ रहता है, जो लोग दीक्षा लेते हैं वगैरह। तो उनके बारे में ऐसा कहना कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का साइड ले रहा है, ये ले रहा है, ये गलत बात है। क्योंकि मैं कार्तिक महाराज जी को बहुत समय से जानता हूँ, 20 साल से जानता हूँ। और वो, उनका अपना पर्सनल कोई मत हो सकता है, पर वो केवल केवल सनातनियों के लिए काम करते हैं और जितना हो सके न्यूट्रल रहते हैं। अभी ममता के जो गुंडे हैं, जो लोफर जिहादी है, वो लोग अगर सनातनियों के ऊपर तंग करेगा, हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, हमला करेगा, तो कार्तिक महाराज क्यों, हर एक संत का ये जिम्मेदारी बनता है कि वो सनातनियों को एक मार्गदर्शन दे, क्या सही है क्या गलत है ये भी बताए, और जो हमारा दुश्मन है, शत्रु है, उनको भी आइडेंटिफाई कराए। तो मैंने कार्तिक महाराज को ऐसा कभी बोलते हुए सुना नहीं है कि आप एक पार्टी का पक्ष लो या इसको वोट दो उसको वोट दो। पर मेरा हिसाब से अगर वो ऐसा किए भी हैं या करते भी हैं, तो वो भी सही है। क्योंकि मुर्शिदाबाद का जो रेजीनगर है, शक्तिपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो रामनवमी का शोभा यात्रा हुआ था, उसमें तो इनोसेंट हिंदू शोभा यात्रा निकाला था, उस पर अचानक प्री प्लान अटैक हुआ, साधारण मुसलमानों के घर से, छत्ते से।
तो वो पूरा प्री प्लान था और उसमें हिंदू जो है कुछ जवाब देने का कोशिश किया, रिएक्ट किया, तो ये ममता बनर्जी को पसंद नहीं हुआ। इसीलिए ममता बनर्जी कार्तिक महाराज को घसीट रही है, ताकि हिंदुओं का जो थोड़ा भी प्रतिवाद होता है, थोड़ा भी अपना आवाज उठाता है उस क्षेत्र में, विशेषकर मुर्शिदाबाद में, वो भी बंद कर देना चाहती है। तो मैं तो पूरा सपोर्ट करता हूँ, कोई अगर हमको ये हमारे सनातनियों के ऊपर आक्रमण करता है और उसका रिप्लाई जवाब सनातनी देता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि यहाँ पुलिस प्रशासन कुछ करता नहीं है, और करे भी क्यों, वो तो ममता का पूरा चमचागिरी करते हैं, उसी का जो आदेश होता है उसी का पालन करते हैं। और रामकृष्ण मिशन को भी उन्होंने घसीट दिया, इस्कॉन को भी उन्होंने इस मैटर में घसीट दिया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ममता बनर्जी का दिमागी संतुलन खो चुका है क्या? लगता तो है खो चुका है, पर समझना मुश्किल है। ये इसमें रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन को भी घसीटा है इन्होंने। जी, इन दोनों का भी जिक्र उन्होंने अपने स्पीच में किया है। हालांकि उसका अगला दिन जब जनरोष हुआ तो उन्होंने थोड़ा अपना स्टेटमेंट से हटा कि मैं केवल एक सन्यासी के बारे में बोला हूँ, कार्तिक महाराज, और बाकी किसी के बारे में नहीं बोला हूँ। मैं एक उदाहरण सा दिया हूँ, भारत सेवाश्रम संघ को, इस्कॉन को, रामकृष्ण मिशन को मैंने तो आजीवन सपोर्ट किया। ऐसा ही फिर उन्होंने अपना थोड़ा स्टेटमेंट बदल लिया है, पर कार्तिक महाराज के ऊपर तो पूरा उन्होंने वर्बल अटैक किया ही है। जी, और उसके बाद सिलीगुड़ी एरिया में बताते हैं कि रामकृष्ण मिशन के मठ पर वहाँ पर अटैक भी हुआ है। हाँ, मुझे अभी जस्ट पता चला कि नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी में कहीं पे रामकृष्ण मिशन का भी कुछ जगह पर कुछ दुष्कृतियों ने वहाँ पर कुछ अटैक वगैरह किया है, तो पर उसका आप तो डिटेल्स ग्राउंड अभी लेवल तक पे हमारे पास नहीं है। आप तो ग्राउंड लेवल पे लोकसभा चुनाव की गतिविधि देख रहे हैं, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट के पीछे क्या ममता दीदी को क्या हार का डर सता रहा है? क्या कारण क्या है? ऐसा क्यों उन्होंने कहा? देखिए, एक तो हार का डर सता रहा है, और ये उनको और भी हराएगा, क्योंकि इसमें हिंदू वोट ही कंसोलिडेट होगा, और वो चाहती है कि मुस्लिम वोट ना टूटे, इसलिए वो कार्तिक महाराज के ऊपर थोड़ा अटैक कर रहे हैं, इस्कॉन और रामकृष्ण मिशन को भी तो अटैक कर रहे हैं, अपना मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करने के लिए। पर इसमें क्या है, हिंदू वोट भी कंसोलिडेट होगा, तो उनका परेशानी जाएगा नहीं, उनको वो तो परेशान होती ही रहेगी। तो इसमें आप हमने जब पहले बात की थी पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में, उस समय आपका मत था कि भारतीय जनता पार्टी 25 तक सीट जीत सकती है, और मुझे आश्चर्य भी हुआ था जब आपने कहा था। लेकिन अब जो है वो सारे लोग 25 की बात कर रहे हैं। तो अब जो मेरे पास जो जानकारी है, अब आप उसको बताएं सही है या गलत है। ये है कि पहला जो राउंड था, पहला और जो दूसरा राउंड था, और बल्कि तीसरा राउंड जो था, जिसमें 3-3 और 4 सीट था, और नॉर्थ बंगाल का था पूरा बालूरघाट तक, तो वो जो 10 सीट है, तो वो कह रहे हैं कि साहब कि वो पूरा का पूरा जो है वो पहला राउंड में आपके कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी। सेकंड राउंड में दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट। और तीसरे राउंड में मालदा नॉर्थ, साउथ और मुर्शिदाबाद और जंगीपुर मेरे ख्याल से। तो ये जो है आपका 3-3, 6 और 4, 10 सीट, तो इसमें क्या बीजेपी को 7-8 सीट मिल रहा है? हाँ, 7-8 सीट तो इसमें पक्का मिल जाएगा। इन पहला 3 राउंड में भाजपा को 8 सीट मिल जाएगा। अच्छा। जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल का भी पूरा बैकिंग है, और मोदी जी का जो लहर है, उनका काम से जो लोगों को मदद मिला है, आम लोगों को, एकदम विलेज के, गांव के अंदर के जो लोग रहते हैं,
वो भी, उनको भी प्रधानमंत्री के कोई ना कोई पॉलिसी का, कोई ना कोई प्रोजेक्ट का लाभ मिला है, तो अवश्य 10 में से 8 सीट तो आएगा। तो क्या मतलब आप सोच रहे हैं मालदा साउथ भी इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत सकता है? पिछली बार बहुत नज़दीकी मार्जिन से हारा था। हाँ, 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 पिछले बार बहुत नज़दीक से हारा था और इस बार पूरा चांस से जीतेगा, क्योंकि सेंट्रल ने भी बहुत सोच समझ के स्टेट लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप कैंडिडेट का चयन किया है और अवश्य जीतना चाहिए। जी। मालदा नॉर्थ में वो जो मुर्मू साहब थे, उनके प्रति कुछ रोष चल रहा था क्या? हाँ, खगेन मुर्मू जी है, वो जमीनी स्तर के लीडर है और कुछ तो चल रहा था, पर ये टीएमसी के जो है अलग अलग तरीका है लोगों को और अपकमिंग लीडर्स को हरास करना, तो ये वही है। उनके लोग भी हर जगह में शामिल हैं, घुसे हुए हैं, तो कर देते हैं वो लोग। अच्छा, इसमें संदेश खाली प्रकरण का क्या असर देख रहे हैं आप महिला वोटर के प्रति, महिला वोटरों पर? देखिए, संदेश खाली जो इशू है ये हाईलाइट हुआ है, पर ऐसा संदेश खाली बंगाल के बहुत जगह में है। नाम संदेश खाली है, पर ऐसे मोगरा हाट है साउथ 24 परगना में, डायमंड हार्बर में कुछ ऐसे क्षेत्र है, कैनिंग के वहाँ जीवन तला है, यहाँ पर भी ऐसे गुंडे हैं, जिहादी हैं जो टीएमसी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। पहले ये लोग सीपीएम में भी थे। ये लोग हिंदू महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है और ये सदियों से, बहुत समय से होता आ रहा है। संदेश खाली हाईलाइट हुआ है, ये इसको लोगों में और जागरूकता आई है संदेश खाली की वजह से। तो संदेश खाली में भी और उसके आसपास के कई जिलों में जो महिला का जो इमोशन है, सेंटिमेंट है, ये ममता के तरफ से पूरा हट जा रहा है, क्योंकि ममता एक फीमेल चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद यहाँ पर पश्चिम बंगाल में देखिए महिलाओं का कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ तक कि जो बच्चियाँ हैं, 12 साल, 13 साल, 14 साल की बच्ची, ये लोग का भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, जिसको जब मर्जी कोई उठा के ले जाता है, पुलिस केस नहीं लगाता है, वो जोर करते हैं तो 2 दिन के लिए अरेस्ट करता है फिर छोड़ देता है, पॉक्सो नहीं लगता है, तो इसके लिए हम ममता को ही ना जिम्मेदार ठहराएंगे। तो ये अवेयरनेस बढ़ रहा है थैंक्स टू जयपुर डायलॉग्स एंड अदर नेशनलिस्ट मीडिया, जो कुछ कवर करते हैं और लोगों में मतलब अवेयरनेस बढ़ रहा है। अच्छा, आप ये मुझे जो है ये थोड़ा-सा सीट्स के बारे में बताएँगे? ये जो चौथे राउंड में जो सीट गई थी, बहरामपुर में अधीर रंजन की क्या स्थिति है? टफ है इस बार। उनका तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो तो टूटेगा हुँ, यूसुफ पठान के आने की वजह से। हुँ, हुँ। और इस बार पूरा फाइट ओपन है, पहले जैसे वन साइडेड होता था, अधीर रंजन चौधरी रहता था, इस बार वहाँ पर ओपन फाइट है और कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 मुस्लिम बड़े, एक मतलब अधीर रंजन चौधरी और यूसुफ पठान की लड़ाई में क्या बीजेपी का भी कोई चांस है निकलने का? हाँ, बीजेपी का भी चांस है, पर ये डिपेंड करता है कितना मुस्लिम वोट यूसुफ पठान लेके जाता है, कितना हद तक लेके जाता है, और तृणमूल के कितने हिंदू वोट्स वो रिटेन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। अच्छा, फिर मुर्शिदाबाद तो टीएमसी ही जीतेगा, पक्की बात है। जी, तो अब आप हमें कृष्णानगर और रानाघाट के बारे में बताएँ। दोनों बीजेपी के लिए पॉजिटिव सीट है। रानाघाट में हो सकता है कि थोड़ा मार्जिन कम हो जाए, पर जगन्नाथ सरकार जी जीत जाएंगे। वहाँ उनके विपक्ष में मुकुटमणि अधिकारी है जो भाजपा के ही विधायक थे, तो शायद उनको टिकट ना मिलने के वजह से वो साइड चेंज कर लिए हैं। पर जगन्नाथ सरकार जी पहले भारी मार्जिन से जीते थे। इस बार हो सकता है कि उनका मार्जिन थोड़ा कम हो, पर डेफिनेटली वो जीतेंगे। जी। और कृष्णानगर में रानी माँ का अच्छा चांस है,
क्योंकि वो रॉयल फैमिली से है, और सेंट्रल और स्टेट लीडरशिप जो उनको लाकर चुनाव लड़ा रहे हैं, ज़रूर बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके उनका थिंक टैंक काम किया है, ग्राउंड में लोग काम किए हैं, तभी उनको राज परिवार से उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, बहुत सोच समझ के लड़ा रहे हैं। इसीलिए जो कि इसमें सेंट्रल और स्टेट लीडरशिप डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनको लड़ाने में, तो वहाँ हम लोग आशा कर सकते हैं कि वो अवश्य जीतेगी। सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप के ऊपर पूरा भरोसा रख सकते हैं हम लोग। तो ये आप मुझे ये बताएं कि ये कृष्णानगर में आप कह रहे हैं कि रानी माँ जीत सकती हैं, जी। और उसके बाद जो और इधर आपके ये बर्धमान पूर्व, बर्धमान दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर, बीरभूम, इनमें क्या स्थिति है? देखिए वहाँ पर जो है आसनसोल में तो आलूवालिया जी है, वो सीजन पॉलिटिशियन है और जीतने का पूरा चांस है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा जीतने के बाद कभी आसनसोल आया नहीं। वो जो ये बाई इलेक्शन में जीता, कभी आसनसोल आया नहीं, तो लोगों का उनके ऊपर नाराजगी तो है। तो ये एक आलूवालिया जी के लिए भी एक प्लस पॉइंट है। और बर्धमान दुर्गापुर दिलीप दा खड़े हैं वहाँ पर, और उनका व्यापक जन समर्थन है उनके प्रति। हालांकि जी। उनको बहुत, उनका कैंडिडेटशिप बहुत लेट अनाउंस हुआ, फिर भी हमने जो वहाँ पर ऑब्जर्व किया, मैं वहाँ गया भी था, तो एकदम लोगों का भरपूर सपोर्ट है उनके साथ। वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा वीक था, पर इसीलिए दिलीप दा को वहाँ से लड़ाया गया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा वीक हो चुका था भाजपा का वहाँ पर, तो इसलिए दिलीप दा को वहाँ दिया गया। पर दिलीप दा ने बहुत वहाँ पर मेहनत किया, उनके साथ बहुत लोग, नया लोग आके जुड़े वहाँ पर, और पूरा आशा करते हैं कि दिलीप दा भी सीट निकाल लेगा। जी। और पूर्व बर्धमान? और बोलपुर में तो लड़ाई अच्छा रहेगा, और अच्छा। बीरभूम में भी आपका जो कांग्रेस और टीएमसी के जो जॉइंट कैंडिडेट है, और रशीद, शायद मिल्टन रशीद, तो वो भी बहुत मुस्लिम वोट खींच लेगा, बहुत मुस्लिम वोट लेगा, तो वो अच्छा। बीजेपी के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है। वहाँ हम्म। पर शताब्दी रॉय सिटिंग एमपी है, हम्म। तो वो लगातार शायद 3 टर्म वहाँ से एमपी है। और हम्म। जो मिल्टन रशीद है, वो खुद वहाँ पर एक दबंग लीडर है, मुस्लिम फेस है, तो वो अगर तृणमूल का 20-25% भी वोट टान लेता है, मुस्लिम वोट, तो बीजेपी के लिए वहाँ सीट पक्का है। ओके। ये आपने बीरभूम बताया। बोलपुर में भी अच्छा तगड़ा लाइट फाइट है। हाँ, बोलपुर में भी अच्छा फाइट है। चलिए, तो ये तो आपका ये हो गया फोर्थ फेज का। अब ये जो फिफ्थ फेज का कल जो चुनाव हुआ है, तो ये जो मेरे पास सूचना है कि बोनगांव तो बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेगी बीजेपी। बैरकपुर में क्या होगा? अर्जुन सिंह जो हैं वो कभी इधर कभी उधर करते रहे हैं, उनका छवि भी बहुत अच्छा नहीं है, और वो भी जो है वो टीएमसी वाले ही दबंग टाइप के हैं। तो वहाँ क्या होगा? क्या मोदी के नाम पे जीत जाएंगे? देखिए वहाँ पर ऐसा है, मोदी जी के नाम का तो पूरा इफेक्ट रहेगा ही। मतलब जितना वोट वहाँ पर मतदान बीजेपी के ईवीएम में जितना आएगा, उनका 99% वोट तो मोदी जी के वजह से आएगा। और सेंट्रल भाजपा लीडरशिप, स्टेट भाजपा लीडरशिप जो अर्जुन सिंह को दोबारा मौका दिया है लड़ने का, तो बहुत सोच समझ के दिया होगा। हमको सेंट्रल और स्टेट लीडरशिप के ऊपर पूरा आस्था है, भरोसा है कि इतना वोलाटाइल मसला हो गया था, फिर भी उनको टिकट दिया गया, तो सोच समझ के दिया है। बड़ा इसमें प्लानिंग है, भरोसा पूरा है, उनको अपने ऊपर भी भरोसा है और कैंडिडेट के ऊपर भी भरोसा है। तो हम सबको भी भरोसा रखना चाहिए, और निश्चित कि सही होगा, जो होगा सही होगा। जी। अच्छा, ये जो आपके हावड़ा के आसपास की सीटें हैं, इनमें क्या स्थिति है?
हावड़ा, उलूबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली, आरामबाग। देखिए देखिए आरामबाग तो देखिए पिछली बार बहुत देखिए कम वोट से हारे थे, इस बार क्या है? इस बार पॉजिटिव है, वहाँ के जमीनी स्तर का एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है, वो हार्ड वर्किंग है। और मुझे सुनने में आया है कि डायरेक्ट जो संगठन है, यानी हमारे जो नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, BL संतोष जी, अमिताभ चक्रवर्ती जी, बाकी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, इन सबको उनके ऊपर भरोसा है क्योंकि वो जमीन स्तर का नेता है। तो पॉजिटिव, लास्ट टाइम तो बहुत कम मार्जिन से भाजपा हारा था। इस बार पूरा चांस है, 100% चांस है उनका जीतने का, और जीतना चाहिए भी। और जहाँ तक हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का उलूबेरिया है, देखिए उलूबेरिया में मुस्लिम वोट बहुत बड़ा फैक्टर है। जी। तो वहाँ पर और वहाँ के कैंडिडेट जो है वो भी वहाँ के लोकल है, भूमिपुत्र है। वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र का वो भाजपा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है। तो वहाँ पर फाइट टफ होगा, बट इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट सीट बिकॉज ऑफ मुस्लिम वोट्स मेनली। मुस्लिम वोट ही डिसाइसिव फैक्टर होता है वहाँ पर। और हावड़ा हावड़ा में भी वही नगर जो स्थिति है, है। हाँ, नहीं हावड़ा में भी मुस्लिम वोट थोड़ा फैक्टर है, पर वहाँ पर रतिन चक्रवर्ती जो डॉक्टर है, उनके पिताजी भी बहुत अच्छा सोशल एक्टिविस्ट थे और बड़ा डॉक्टर थे। डॉक्टर इनका बहुत नाम था हावड़ा में। तो उनको टिकट दिया गया, वो भी TMC से आए हैं, बट उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। लड़ाई अच्छा देंगे, फाइट अच्छा होगा हावड़ा में भी, तो देखने का बात है। अच्छा, श्रीरामपुर श्रीरामपुर तो बहुत अच्छा है भाजपा के लिए इस बार, क्योंकि वहाँ पर कबीर शंकर बोस जी लड़ रहे हैं। वो पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर है, पर इतना क्वालिफाइड होने के बावजूद भी वो जमीन पर रहकर बहुत हार्ड वर्क किए। फॉर द लास्ट 1.5-2 months उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, कार्यकर्ता लोगों के को लेकर चला। और वहाँ पर भी TMC और BJP और CPM तीनों में अच्छा लड़ाई होगा। CPM का जो कैंडिडेट है वो बहुत सारा मुस्लिम वोट इस बार लेने का चांस है, और वो कबीर सुमन के शंकर बोस के लिए एक एडवांटेज है। और कल्याण बैनर्जी का भी इमेज बहुत डाउन हो चुका है। उनका बिहेवियर अपने ही पार्टी कार्यकर्ता के साथ इतना नेगेटिव है कि उनको उनके ही पार्टी के लोग पसंद नहीं करते। और कबीर शंकर बोस का इमेज इतना क्लीन है, तो इट इज़ अ बिग एडवांटेज फॉर हिम। मोदी जी का जो काम है प्लस कबीर शंकर बोस जी का जो स्वभाव है, ये दोनों मिलकर उनको उनके लिए सीट पॉजिटिव है। और लॉकेट चैटर्जी, हुगली? लॉकेट के वहाँ फाइट बड़ा है। पिछले टाइम चुनाव में जैसे कि जीत उतना मुश्किल नहीं था, इस बार फाइट थोड़ा टफ होगा उनके लिए। जो हुगली का सीट है उसमें लॉकेट जी का फाइट थोड़ा टफ होगा, क्योंकि उनका जो ऑपोजिट में खड़ी हुई है रचना बैनर्जी, वो भी एक सेलिब्रिटी है, फिल्म स्टार है, पॉपुलर फेस है, और टफ फाइट होगा वहाँ पर। पिछली बार तो करीब 73,000 से जीती थी लॉकेट चैटर्जी। हाँ हाँ, और 2021 में वहाँ पर विधानसभा का रिजल्ट बहुत ही खराब हुआ था। हालांकि उसमें रिगिंग, प्रॉक्सी वोटिंग ये सब था, फिर भी वहाँ पर इस बार फाइट थोड़ा टफ है। तो ये रिगिंग का आपने भी बोला, तो ये रिगिंग का क्या स्थिति है इस बार? क्योंकि इस बार तो जो जैसे कि हमको थोड़ा बहुत रिपोर्ट मिल रहा है, हालांकि थोड़ा मिक्स रिपोर्ट ही है। रिगिंग इस बार बहुत कम हुआ है। सेंट्रल फोर्स बहुत मतलब एक्टिव है इस समय, काम अच्छा कर रहा है। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था, सेंट्रल फोर्स को भी पता नहीं था कि ये लोग क्या क्या तरीका अपनाएगा, पर अभी सेंट्रल फोर्स भी बहुत अलर्ट है। तो रिगिंग बहुत हद तक बंगाल में बंद हुआ है। कहीं कहीं तो कुछ एलिमेंट से जो लोग कर लेते हैं, रुकूस क्रिएट करते हैं, पर ओवरऑल मेरे हिसाब से रिगिंग कम हुआ है। तो ये रिगिंग अगर कम हुआ है तो ये भी
एडवांटेज फॉर बीजेपी है। तो ये जो अभी जो बंगाल में करीब 4-5% टर्नआउट डाउन है, ये किस वजह से डाउन है? देखिए, दो है। एक तो अगर रिगिंग को रोकने के वजह से ये डाउन है, मुझे जो लगता है ये होना चाहिए, ऐसे रिगिंग के वजह से, रिगिंग रोकने के वजह से डाउन हो रहा है, तो ये भाजपा के लिए पॉजिटिव है। और रिगिंग के अलावा अगर नॉर्मल टर्नआउट कम है तो उसमें थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि ऐसा टेंडेंसी देखा जाता है कि हिंदू ही कम निकलते हैं घर से वोट देने के लिए। अगर पोलिंग परसेंटेज देखा जाए, हिंदू का पोलिंग परसेंटेज मुसलमान से कम होता है, तो फिर अगर वैसा हो रहा है तो फिर थोड़ा दिक्कत है। तो ये तो ईवीएम आने से पता चलेगा खुलने से। ये सीपीएम और कांग्रेस वाले क्लेम कर रहे हैं कि साहब इनको इस बार मुस्लिम वोट अच्छा मिल रहा है, इस बात में कोई दम है क्या? नहीं, एक आध सीट में हो सकता है जहाँ पर वहाँ के स्थानीय कैंडिडेट का इमेज तगड़ा हो, और मुस्लिम को, जनता को हेल्प करता हो, तब एक दो सीट में ऐसा इसका इफेक्ट हो सकता है। पर ऐसे टीएमसी और कांग्रेस को ना हिंदू वोट देगा ना मुस्लिम वोट देगा, उनका हाल तो खराबी समझ के चलिए। अच्छा, अगला राउंड जो है, छठा राउंड, वो छठा राउंड जो है वो क्या भाजपा स्वीप कर सकता है? क्योंकि ये जो आपके अधिकारी जो फैमिली है उसका एरिया है, तामलोक, कांती, घाटाल, फिर मेदिनीपुर भी भाजपा जीतती रही है। फिर उसके बाद फिर आपका ट्राइबल एरिया आ जाता है उसमें, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, बिष्णुपुर। तो ये जो एरिया है इसमें आप क्या 8 की 8 सीटें जीत सकते हैं? एकदम। एक तो अधिकारी फैमिली का जो क्षेत्र है वहाँ पर 100% जीतेगा, और जीतना चाहिए भी। और वहाँ पर कांथी, जैसे कि कांथी का जो सीट है, वहाँ पर 6 लाख बीजेपी का वोट पहले ही था। 2019 में भी भाजपा को 6 लाख वहाँ वोट मिला था विदाउट अधिकारी। तो उसके बाद अधिकारी ऐड हुआ है अधिकारी से, तो उसमें तो व्यापक वोट ऐड होना चाहिए, हो भी जाएगा। और बाकी अग्निमित्रा पाल है, बहुत क्लीन फेस है, अच्छा इमेज है उनका, तो वो भी मिदनापुर, जो दिलीप दा का ओरिजिनल सीट था, वहाँ से भी वो चुनाव लड़ रही है, वो भी जीतेगी। झारग्राम का जो कैंडिडेट है उनका भी जो सुनने को आया, सेंट्रल अच्छा रिसर्च करके उनको खड़ा किया है, तो अच्छा चांस है। और पुरुलिया का जो सांसद है ज्योतिर्मय सिंह महतो, वही इस बार लड़ रहे हैं, वो भी काफ़ी पॉपुलर फेस है। समस्या थोड़ा बांकुरा में था, पर बांकुरा में भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा कैओस हो रहा था। फिर भी वहाँ पर सुभाष सरकार को, डॉक्टर सुभाष सरकार को टिकट दिया गया है, और वो भी सीजन पॉलिटिशियन है, तो वहाँ पर भी वो सीट निकाल लेंगे, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन भी बहुत ज़्यादा था। थोड़ा मार्जिन कम हो सकता है, पर सीट तो ज़रूर निकल जाएगा। तो 8 का 8 का ही संभावना है पूरा कि निकल आए, क्लीन स्वीप होने का पूरा चांस है। जी, लेकिन उसका जो अगला राउंड है उसमें तो मुझे लगता है कि टीएमसी का क्लीन स्वीप होगा, क्योंकि हाँ, उसमें 1 तारीख को है, आपका फर्स्ट जून को शायद है। नहीं, नॉर्थ 1 जून को। कोलकाता हमको पॉजिटिव लग रहा है। नॉर्थ कोलकाता हम्म, जो है मुझे पॉजिटिव लग रहा है। तापस रॉय बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका अपना एक बेस है, अपना एक पॉपुलैरिटी है। जो नॉन बीजेपी वोटर्स है, हिंदू बंगाली वोटर्स बट नॉन बीजेपी वोटर्स, हम्म, उनके अंदर में उनका अपना पॉपुलैरिटी है, अपना एक क्रेज है। जो भाजपा में वो वोट आ जाएगा तो बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि नॉर्थ कोलकाता में भी बेसिक वोट जो है भाजपा का 3.5 लाख है, तो हम्म, उसके ऊपर उनको थोड़ा ऐड करना है। हमको लगता है वो इस बार कर लेंगे, क्योंकि उनका अपना एक क्रेज है। ओके। तो बाकी दमदम सीट में कोई लड़ाई हो सकता है क्या? हाँ हाँ, शीलभद्र भी अच्छा लड़ाई देंगे। वो भी बेटर, मतलब पुराने पॉलिटिशियन है, उनका भी इमेज सही है, तो वो भी अच्छा लड़ाई देंगे। और फाइट तो हर जगह होगा, कहीं पे ढीला नहीं छोड़ा जाएगा, और कैंडिडेट सब जबरदस्त है।
तो वहाँ भी फाइट होगा, पूरा चांस है। नॉर्थ कोलकाता स्पेशली, क्योंकि नॉर्थ हम्म। कोलकाता ऐसे नेगेटिव सीट में गिना जाता है। हालांकि बहुत हाँ इंपॉर्टेंट हाँ। सीट है, बट अनफॉर्चुनेटली भाजपा के लिए नेगेटिव सीट था अब तक। पर तापस रॉय लड़ने से क्या है, ये सीट पॉजिटिव बन गया है। यहाँ पर और एक ऑप्शन था सजल घोष का, वो भी लड़ने से नॉर्थ कोलकाता से पॉजिटिव होता, श्योर शॉट था। और तापस रॉय के मामले में भी वो भी पॉजिटिव का पूरा चांस है, क्योंकि वो लोकल है, वाइब्रेंट है, मेहनती है, इमेज क्लीन है उनका, तो पूरा चांस। जी, तो ये आपके बाकी ये जो जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, कोलकाता दक्षिण और जादवपुर, इसमें तो कोई चांस है नहीं, बसीरहाट पे भी नहीं है। कि मैं तो एक मैं भाजपा में हूँ, तो मुझे हर जगह चांस ही दिखता है, नहीं, हर जगह पॉजिटिव रियलिस्टिक बात दिखता है। है ये पर आपकी बहुत, यहाँ पे बहुत हाँ, घाटा पर रहा है। डायमंड हार्बर में तो देखिए, डायमंड हार्बर में मतलब हर कोई जानता है कि नतीजा क्या होने वाला है। हम्म। एक हो सकता था कि वहाँ पर थोड़ा अगर कैंडिडेट थोड़ा अगर को समय मिलता, इतना लास्ट में सीट अनाउंस हुआ है, तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव दिखाई देता है। बाकी सब तो ठीक ही है, लड़ाई। अब बसीरहाट में क्या संभावना है? वहाँ पे डेमोग्राफी तो पूरी की पूरी मुस्लिम के फेवर में है, तो संदेश खाली तो बसीरहाट में ही था, तो क्या बसीरहाट में कोई अपसेट हो सकता है क्या? देखिए, मुस्लिम वोट जो है वहाँ पर हेवीली, संदेश खाली में हेवी मुस्लिम वोट्स हैं। पर रेखा पात्रो जिस तरीके से वो मेहनत कर रही है और वुमेन सेंटिमेंट वो अपने पास ला रही है, साधारण जो महिलाएं हैं उनसे वो कनेक्ट कर रही है, तो ये बहुत बड़ा बात है। क्योंकि एकदम जमीन स्तर पर एकदम साधारण सी लेडी है वो, और एकदम साधारण स्तर के जो वोटर्स हैं उनसे वो डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं, और वोटर्स उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वोटर्स उनसे अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, जो नारियां हैं, गांव की जो औरत है। तो ये एक बड़ा मतलब लहर है जो वुमेन वोट को भाजपा की तरफ लाने का पूरा चांस है बसीरहाट में। तो इसमें क्योंकि हाजी नूरुल इस्लाम जो वहाँ का टीएमसी कैंडिडेट है, वो तो दागी है। 2010 में जो देगंगा राइट हुआ था 6, 7, 8 सितंबर, उसमें वही की रोल प्ले किया था। तो उसका जो वो इमेज है वो तो गया नहीं। उसके बाद ममता ने उसको इलेक्शन नहीं लड़ाया था। उसके बाद ममता ने उनको लोकसभा इलेक्शन वहाँ से और लड़ाया नहीं, इदरीस अली लड़ा था। ममता इसलिए नहीं लड़ाया था क्योंकि उसके इमेज खराब हो चुका था। फिर से उनको इतना साल बाद, समय बाद उनको टिकट दिया है, तो विवश होकर दिया है। मुस्लिम वोट उनको लाना है, जो रेडिकल वोट्स है उसको लाना है, पर वो फेल करी। मतलब फेलियर का पूरा चांस है कि उसको, उनका इमेज हाजी नूरुल का बिल्कुल ही खराब है। जी, तो अब ओवरऑल इस विश्लेषण के बाद आप क्या ओवरऑल पिक्चर देखते हैं? देखिए, मैं पहले जो क्योंकि बताया था वही आपने है। चुनाव के पहले जो है वो कहा था कि भाजपा का 25 सीट आ सकता है, अब क्या लग रहा है आपको? और मैं बोला था 25 से 27 कम से कम सीट आ जाएगा। आज भी जी। मैं वही बोल रहा हूँ कि 25 to 27 सीट्स श्योरली आ जाएगा। जी, और इलेक्शन कमीशन का रोल कैसा रहा है? अब तक तो पॉजिटिव है, ठीक ठाक है, अच्छा है। कुछ एक दो बूथ पर कुछ हो गया है, बट ऐसे ओवरऑल इतना बड़ा इलेक्शन है, ओवरऑल तो बहुत अच्छा रहा है। तो कल हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर करके और भाजपा के कुछ विज्ञापनों पर रोक लगाई है, वो क्या मसला है? देखिए, इसको मैंने फॉलो नहीं किया, क्योंकि मैं एक दूसरा मैटर में मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। वो जो मुर्शिदाबाद का जो इंसिडेंट था, जो रेजी नगर, जहाँ पर शक्तिपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो
रामनवमी का रैली जा रहा था, शोभा यात्रा, उसके ऊपर जो अटैक हुआ था, तो उसके लिए हमने एक रिट पिटिशन डाला है हाई कोर्ट में। और टीएमसी का जो मंत्री और अभी विधायक है, पहले मंत्री थे हुमायूं कबीर, उनके अगेंस्ट में उनका भी जो स्टेटमेंट था कि हमको 2 घंटा का समय दो, हम 30% जो यहाँ पर हिंदू है ये सबको भगीरथी में नदी में डुबा देंगे, यानी मार देंगे। तो ये 2 विषय पर हमने एनआईए का मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका हमने डाला है, कल उसका हियरिंग है। तो इसीलिए मैं थोड़ा उसमें स्टडी कर रहा था, तो इसीलिए मैं ये वाला जो विज्ञापन है इसको मिस कर गया, ये मैं जी। देखा नहीं है अभी तक। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देवदत्त जी। आपने पश्चिम बंगाल के बारे में हमसे विस्तार से बात की और सीट बाय सीट बात की। इससे हमारे दर्शकों को पूरा पश्चिम बंगाल का जो सिनेरियो है उसको समझने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।